कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो आपके घर पर विद्यालय का अनुभव मिल रहा है आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। याद रहे बच्चों कि आप सभी को एपिसोड देखने के बाद अपने पाठ्य पुस्तक से इस पाठ को जरूर पढ़ लेना होता है ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए और आपके किताब में दिए गए सभी सवालों को भी बना लेना होता है। तो अपना कॉपी और कलम ले लीजिए बच्चों और हो जाइए तैयार। हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं गणित का आज का विषय जिसका नाम है शंकु परिच्छेद। इसी को बच्चों यदि मैं अंग्रेजी में पढ़ूं तो इसका नाम होगा कोनिक सेक्शंस। तो चलिए बच्चों देखते हैं आज के इस वीडियो में हम किस विषय पर चर्चा करेंगे। तो आज का विषय होगा परवलय यानी पैराबोला। बच्चों पिछले अध्याय में हमने कहा था कि हम कुछ वक्रों पर अध्ययन करेंगे जिसमें से वृत्त के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज जो नया वक्र हम पढ़ रहे हैं वह होगा परवलय। तो बच्चों आइए सबसे पहले देखते हैं परवलय की परिभाषा कि आखिरकार परवलय होता क्या है। एक परवलय तल के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है जो एक निश्चित सरल रेखा और तल के एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर है। ये हुई इसकी परिभाषा। आइए बच्चों इसी परिभाषा को समझते हैं इस आकृति की सहायता से। कहा गया है कि एक परवलय जो होता है वो किसी तल के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय होता है जो एक निश्चित सरल रेखा। तो यहाँ बच्चों वो जो बिंदु हैं जिनके समुच्चय की हम बात कर रहे हैं वो है P1, P2, P3। जिस सरल रेखा के बारे में बात की जा रही वो ये नियता है जिसको हम अंग्रेजी में डायरेक्ट्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो बच्चों ये जो रेखा है और ये जो बिंदु है इनके बीच की दूरी भी देखिए B1 P1, B2 P2, P3 P3। तो ये जो दूरियां हैं वो किसके बराबर है? P1, P2 और P3 की जो निश्चित बिंदु F नाभि यानी फोकस इसकी दूरी के बराबर है। अब क्योंकि P3F बराबर है P3B3 के, P2F बराबर है P2B2 के, P1F बराबर है P1B1 के, तो जो परिभाषा है उसको ये सत्यापित कर रहा है। इसलिए P1, P2, P3 ये जो बिंदुओं का समुच्चय है वो एक परवलय कहलाएगा। आगे बढ़े बच्चों तो हमने देखा परवलय की नाभि से जाने वाली तथा नियता पर लंब रेखा को परवलय का अक्ष जिस बिंदु पर परवलय को काटता है उसे परवलय का शीर्ष कहते हैं। आइए बच्चों इसी को हम आकृति की सहायता से समझते हैं। अभी आपको ये मैंने बताया था कि जो सरल रेखा है तल से जो हम दूरी लेते हैं किसी रेखा की और उसी तल से जब हम किसी एक निश्चित बिंदु नाभि लेते हैं तो वो दूरियां आपस में बराबर होने पर उन बिंदुओं के समुच्चय को हम परवलय कहते हैं। यहाँ बताया गया है कि नाभि से जाने वाली और नियता पर लंब जो रेखा है उसको हम अक्ष कहते हैं और परवलय को जहां पर ये काट रहा है उसको हम परवलय का शीर्ष कहते हैं। आगे बढ़े तो हमने जाना परवलय का प्रमाणिक समीकरण। तो बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको एक परवलय का दृश्य यानी आकृति में दर्शाया गया है। यहाँ पर नाभि के जो निर्देशांक है वो A0 है, यानी ये जो बच्चों आप देख सकते हैं मूल बिंदु O पर आपका परवलय जो है वो शुरू हो रहा है। नाभि के निर्देशांक जो है A0 है, x अक्ष के धनात्मक दिशा की ओर बात की गई है और जो नियता है वो है x बराबर -a क्योंकि ये x डैश की तरफ है। तो जो यहाँ पे परवलय का प्रमाणिक समीकरण होगा वो होगा y² बराबर f(a)x। क्यों बच्चों? क्योंकि नाभि के निर्देशांक में a का मान धनात्मक है इसीलिए y² बराबर होगा 4ax के। ठीक उसी प्रकार यदि आप ये परवलय देखें जो बच्चों दूसरी स्थिति है तो जो नाभि के निर्देशांक है वो -a0 है, यानी वो x के ऋणात्मक दिशा की ओर है। निर्देशांक में -a आने के कारण जो नियता होगा, जो नियता यानी जो सरल रेखा है बच्चों वो हमेशा परवलय तल के दूसरी ओर होती है। यहाँ पर नियता x बराबर +a होगा।
किंतु जो परवलय का प्रामाणिक समीकरण है उसका मान हो जाएगा y² बराबर -4ax। क्यों? क्योंकि f के निर्देशांक जो है वो ऋणात्मक है। आगे बढ़ेंगे तो बच्चों हम जानेंगे दो और प्रकार के परवलय। जैसा कि आप इसमें देखिए कि जो नाभि है वो है f और उसके निर्देशांक है 0a। यहाँ पर बच्चों जो आपका अक्ष लिया गया है वो y अक्ष की तरफ है और उसमें भी y अक्ष की धनात्मक दिशा की ओर है। यही कारण है कि जो इसकी नियता होगी वो इसके दूसरी ओर होगी, y बराबर -a। बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा, नाभि में यदि जो भी निर्देशांक है a वो अगर धनात्मक है तो नियता में उसी का मान ऋणात्मक होगा, किंतु यदि नाभि में वे जो मान है, नाभि का जो निर्देशांक है वो अगर ऋणात्मक हो तो दूसरी ओर जो नियता होगी वो धनात्मक होगी। बच्चों वहां आपने जो समीकरण देखा परवलय का उसमें हुआ था y² बराबर 4ax, यहाँ है x² बराबर 4ay। तो बच्चा हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी नाभि x अक्ष में होती है तब हमेशा जो समीकरण 4a के साथ x आ जाएगा। यहाँ पर नाभि जो है बच्चों वो y अक्ष पर है, इसीलिए 4a के साथ y आएगा। आप इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। अब बढ़े चलते हैं आखिरी परवलय की ओर। यहाँ पर नाभि जो है बच्चों उसके निर्देशांक 0 - a है। तो जो परवलय है वो बच्चों किस ओर है? वो y की ऋणात्मक दिशा की ओर है। तो परवलय का समीकरण होगा x² बराबर -4ay। y क्यों आया बच्चों? क्योंकि जो अक्ष है जिसपे परवलय तल बन रहा है वो y अक्ष है। दूसरा ऋणात्मक चिन्ह है, क्यों? क्योंकि नाभि का निर्देशांक जो है वो ऋणात्मक है। और तीसरी चीज ध्यान देने वाली बच्चों ये है कि देखिए नाभि में निर्देशांक में -a था, इसलिए नियता में y बराबर a हो गया। आशा करती हूँ बच्चों ये चारों समीकरण आपको समझ आए होंगे। आइए बच्चों इस आकृति में आप मेरे साथ साथ देखिए और समझने का प्रयत्न कीजिए। यहाँ पर f जो है वो नाभि है, उसके निर्देशांक a और 0 दे रखे हैं। मान लीजिए कि नाभि f और यहाँ पर नियता l दर्शाई गई है। l यहाँ पर जो नियता यानी डायरेक्ट्रिक्स है उसका समीकरण है x बराबर -a। अब हमें इस नियता पर fm जो है वो एक लंब खींचना है और fm को बिंदु O पर समद्विभाजित करना है। MO को फिर हम x तक बढ़ाएंगे और इसको करने के बाद परवलय की परिभाषा के अनुसार मध्य बिंदु O परवलय पर है और परवलय का शीर्ष कहला रहा है। अब यदि मैं O को मूल बिंदु मानकर OX को x अक्ष और इसके लंबवत OY को y अक्ष मान लूं, तो आगे मान लीजिए कि नाभि की नियता से दूरी 2a है, तब नाभि के निर्देशांक a 0 है, जहां पर a का मान जो है वो 0 से बड़ा है, तथा नियता का समीकरण जो है वो है x + a बराबर 0। इसी के साथ बच्चों जब मैं आगे बढ़ी तो हमने देखा कि मान लीजिए परवलय पर कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक x, y है और वो इस प्रकार है कि PF और PB जो है वो आपस में बराबर है, जहां PB रेखा L पर लंब है, B के निर्देशांक -a, y है। दूरी सूत्र से हम पाते हैं कि PF बराबर है √x - a² + y² और PB का मान है √x + a का होल स्क्वायर। क्योंकि PF जो है वो PB के बराबर है तो हम पाते हैं √x - a का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर हो जाता है √x + a² के। अब दोनों ही तरफ हमने अंडर रूट हटा दिया, यानी ये जो वर्गमूल का चिन्ह है इसको जब हम हटा देंगे तो हमको प्राप्त होगा x - a का वर्ग बराबर हो जाएगा x + a के वर्ग के, यदि मैं x - a के वर्ग में y का वर्ग जोड़ दूं। अब इसको हल करने पर समीकरण कुछ इस प्रकार का रूप ले लेता है x² - 2ax + a² + y² बराबर हो जाएगा x + a² को खोल दीजिए, x² + 2ax + a² या y² बराबर हो रहा है 4ax के, जहां a का मान 0 से बड़ा है। इस प्रकार परवलय पर कोई बिंदु समीकरण y² बराबर 4ax को संतुष्ट करता है। विलोमतः का अर्थ क्या होता है बच्चों? आपने यदि
कुछ माना है और उस पर कोई परिणाम सिद्ध हुआ है, तो यदि आप उस परिणाम को मान लें और वही जो आपका माना हुआ कथन है वो आपको वापस प्राप्त हो जाए, तो हम कहते हैं कि विलोम सत्य है। तो हमने माना कि y² बराबर 4ax पर एक बिंदु है। अब pf का मान यहाँ पर दे रखा है √x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यानी वर्गमूल के अंदर x माइनस a का वर्ग जमा y का वर्ग। y के वर्ग की जगह बच्चों आप 4ax लिख दीजिए, और जब आप इसको खोल के हल करेंगे तो x माइनस a का वर्ग जो है वो होगा x² प्लस a² माइनस 2ax। माइनस 2ax में जब प्लस 4ax हो जाएगा तो वो हो जाएगा प्लस 2ax, जिससे समीकरण बनेगा x² प्लस a² प्लस 2ax, जो हो जाएगा x प्लस a का होल स्क्वायर, जो हमारा pb था। इसलिए p यदि कोई बिंदु xy परवलय पर स्थित है तो ये जो हमने अभी संबंध सत्यापित किया उसका विलोम कथन भी सत्य होगा। इस प्रकार हमने सिद्ध किया कि एक परवलय जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर नाभि a0 तथा नियता x बराबर माइनस a। ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैंने आपको कहा था कि जब भी नाभि में निर्देशांक जो है वो धनात्मक हो तो नियता में ऋणात्मक चिन्ह आता है, यदि नाभि के निर्देशांक में ऋणात्मक चिन्ह हो तो नियता में वह चिन्ह धनात्मक हो जाता है, और इसका समीकरण y² बराबर 4ax होता है। आइए बच्चों बढ़ते हैं एक अगले आयाम की ओर, जिसका नाम है नाभिलंब जीवा यानी लेटस रेक्टम। इसकी परिभाषा देखेंगे। सबसे पहले परवलय की नाभि से जाने वाली और परवलय की अक्ष के लंबवत रेखाखंड जिसके अंत्य बिंदु परवलय पर हो उसको हम परवलय की नाभिलंब जीवा कहते हैं। आगे बढ़े तो बच्चों आप इस आकृति की सहायता से इस परिभाषा को समझ सकते हैं कि आपके सामने एक परवलय दिया गया है जहां पर नाभि भी दर्शाई गई है, नियता यहाँ पर नहीं दिखाई गई है, आप इसके वाम पक्ष की ओर दिखा सकते हैं। तो नाभि के ये जो अक्ष दे रखा है उसके लंबवत जो हमारा परवलय का अक्ष है x अक्ष की धनात्मक दिशा, उसके लंबवत जब आप एक रेखाखंड खींचते हैं जिसके अंत्य बिंदु परवलय पर है तो ऐसी रेखा को हम क्या कहते हैं? नाभिलंब जीवा कहते हैं। आगे बढ़े तो हमने जाना परवलय y² बराबर 4ax की नाभिलंब जीवा की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं। परवलय की परिभाषा के अनुसार AF और AC आपस में बराबर होंगे, परंतु AC बराबर FM जो है वो बराबर हो जाएगा 2a के, जैसे कि आप बच्चों आकृति में देख सकते हैं। इससे पहले जब हमने एक चर्चा करी थी उसमें हमने कहा था कि यहाँ पर FM जो है वो बिंदु O पर समद्विभाजित उसको कर रहा है, इसलिए FM जो है वो बराबर हो जाएगा 2a के, तो AC बराबर हो जाएगा 2a के। अब क्योंकि AF जो है वो भी 2a के बराबर हो गया और परवलय जो है वो x अक्ष के परितः सममित है, अतः AF बराबर है FB और इसलिए AB बराबर नाभिलंब की जीवा की जो लंबाई है वो बराबर होती है 4a। तो आइए बच्चों करते हैं इसी पर आधारित एक उदाहरण। नाभि के निर्देशांक दे रखे हैं 2, 0 और नियता जो है वो तो x बराबर -2 होगी। ऐसे वाले परवलय का हमें समीकरण ज्ञात करना है। नाभि के निर्देशांक दे रखे हैं 2, 0। आप यहाँ पर देखिए बच्चों 2, 0 से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं कि x अक्ष पर 2 इकाई की दूरी तय की गई है और y अक्ष पर कोई दूरी तय नहीं की गई, यानी जो परवलय बनाया गया है वो उसका जो अक्ष है वो x अक्ष की धनात्मक दिशा की ओर है, इसलिए x अक्ष स्वयं परवलय का अक्ष है। अब ऐसे परवलय का जो क्या होता है मान समीकरण का, वो होता है y² बराबर 4ax या y² बराबर -4ax। दो स्थितियां हो सकती है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, नियता में जो चिन्ह है वो -2 है, यानी नियता जो है वो x अक्ष के ऋणात्मक दिशा की ओर है, इसलिए वो जो दूसरा हमारा परवलय है, परवलय जो होगा बच्चों वो धनात्मक दिशा की ओर होगा। तो इसका जो समीकरण होगा वो y² बराबर 4ax होगा। यहाँ पर a का मान 2 होगा और परवलय का अभिष्ट समीकरण जो होगा वो होगा y² बराबर 4 × 2 × x, क्योंकि a का मान 2 मिल गया और ये हो जाएगा 8x, तो y² बराबर 8x। इसी के साथ बच्चों हमारा ये अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। आशा करती हूँ आज आपको
ये अध्याय भली भांति समझ आया होगा। आज हमने पढ़ा एक ही विषय परवलय के बारे में, उससे संबंधित देखे हमने कुछ आयाम। घर जाइए बच्चों, प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों का निरंतर अभ्यास कीजिए। किसी भी प्रकार के संदेह एवं सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान का एक नया पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है पाचन एवं अवशोषण। अब हम इसका पहला भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परिचय और पाचन तंत्र के बारे में। परिचय। भोजन सभी सजीवों के मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। हमारे भोजन के मुख्य अवयव कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा है। अल्प मात्रा में विटामिन एवं खनिज लवणों की भी आवश्यकता होती है। भोजन से ऊर्जा एवं कई कच्चे कायिक पदार्थ प्राप्त होते हैं जो वृद्धि एवं ऊतकों के मरम्मत के काम आते हैं। जो जल हम ग्रहण करते हैं वह उपापचय प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एवं शरीर की निर्जलीकरण को भी रोकता है। हमारा शरीर भोजन में उपलब्ध जैव रसायनों को उनके मूल रूप में उपयोग नहीं कर सकता। अतः पाचन तंत्र में छोटे अणुओं में विभाजित कर साधारण पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। जटिल पोषक पदार्थों को अवशोषण योग्य सरल रूप में परिवर्तित करने की इसी क्रिया को पाचन कहते हैं और हमारा पाचन तंत्र इसे यांत्रिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा संपन्न करता है। मनुष्य का पाचन तंत्र आहार नाल एवं सहायक ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। आहार नाल। आहार नाल अग्र भाग में मुख से प्रारंभ होकर पश्च भाग में स्थित गुदा द्वारा बाहर की ओर खुलती है। मुख गुहा में खुलता है। मुख गुहा में कई दांत और एक पेशीय जीवा होती है। प्रत्येक दांत जबड़े में बने एक सांचे में स्थित होता है। इस तरह की व्यवस्था को गर्तदंती यानी थीकोडोंट कहते हैं। मनुष्य सहित अधिकांश स्तनधारियों के जीवन काल में दो तरह के दांत आते हैं, अस्थायी दांत समूह अथवा दूध के दांत, जो वयस्कों में स्थायी दांतों से प्रतिस्थापित हो जाते हैं। इस तरह के दांत व्यवस्था को द्विबारदंती यानी डायफायोडोंट कहते हैं। वयस्क मनुष्य में 32 स्थायी दांत होते हैं जिनके 4 प्रकार हैं, जैसे कृतक जिसे हम आई लिखते हैं, रद्रक जिसे हम सी लिखते हैं, अग्र चर्णवक जिसे हम PM लिखते हैं, चर्वणक जिसे हम M लिखते हैं। ऊपरी एवं निचली जबड़े के प्रत्येक आधे भाग में दांतों की व्यवस्था I, C, PM और M क्रम में एक दंत सूत्र के अनुसार होती है, जो मनुष्य के लिए 2123/2123 है। इनेमल से बनी दांतों की चबाने वाली कठोर सतह भोजन को चबाने में मदद करती है। जीवा स्वतंत्र रूप से घूमने योग्य की एक पेशीय अंग है जो फ्रेनुलम द्वारा मुख गुहा के आधार से जुड़ी होती है। जीवा के ऊपरी सतह पर छोटे छोटे उभार के रूप में पिप्पल में खुलने एक पेशीय अमाशय ग्रसिका अवरोधिनी द्वारा नियंत्रित होता है। अमाशय को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। जठरागम जिसमें ग्रसिका खुलती है, पंडिस और जठर निर्गमी भाग अग्र चवर्णकर जिसका छोटी आंत में निकास होता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, यू आकार की ग्रहणी, कुंडलित मध्य भाग अग्र शूद्रांत्र और लंबी चरवर्णक हनुगर्तिकाएं कुंडलित शूद्रांत्र। अमाशय की ग्रहणी में निकास जठर निर्गम अवरोधिनी द्वारा नियंत्रित होता है। शूद्रांत्र बड़ी आंत में खुलती है जो अंधनाल, बृहदांत और मलाशय से बनी होती है। अंधनाल एक छोटा थैला है जिसमें कुछ सहजीवी सूक्ष्म जीव रहते हैं। अंधनाल से एक उंगली जैसा
प्रवर्त परिशेषिका निकलती है जो एक अवशोषी अंग है। अंधनाल बड़ी आंत में खुलती है। बृहदांत्र 3 भागों में विभाजित होता है, आरोही, अनुप्रस्थ, अवरोही। अवरोही भाग मलाशय में खुलता है जो मल द्वार यानी एनस द्वारा बाहर खुलता है। आहार नाल की दीवार में ग्रसिका एक मलाशय तक 4 स्तर होते हैं, जैसे सिरोसा, मस्क्युलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, और इसमें ल्यूमेन भी होता है। सिरोसा सबसे बाहरी परत है और एक पतली मेसोथेलियम और कुछ संयोजी ऊतकों से बनी होती है। मस्क्युलरिस प्राय आंतरिक वर्तुल पेशियों एवं बाह्य अनुदैर्घ्य पेशियों की बनी होती है। कुछ भागों में ये एक तिर्यक पेशी स्तर होता है। सब म्यूकोसा स्तर रुधिर, लसिका व तंत्रिकाओं युक्त मुलायम संयोजी ऊतक से बनी होती है। ग्रहणी में कुछ ग्रंथियां भी लैक्टियल कहते हैं। म्यूकोसा की उपकला पर कलश कोशिकाएं होती है जो स्नेहन के लिए म्यूकस का स्राव करती है। म्यूकोसा अमाशय और आंत में स्थित अंकुरों के आधारों के बीच लीवरकुन प्रगुहिका यानी क्रिप्स ऑफ लीवरकुन भी कुछ ग्रंथियों का निर्माण करती है। सभी चारों परतें आहार नाल में विभिन्न भागों में रूपांतरण दर्शाती है। पाचन ग्रंथियां। आहार नाल से संबंधित पाचन ग्रंथियों में निम्नलिखित शामिल है: लार ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय। लार का निर्माण 3 जोड़ी ग्रंथियां होती है। ये गाल में कर्णपूर्व निचले जबड़े में अधोजब या अवचबुकीय एक भाग तथा जीवा के नीचे स्थित अधोजीवा। इन ग्रंथियों से लार मुख गुहा में पहुंचती है। यकृत यानी लिवर मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका वयस्क में भार लगभग 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है। यह उदर में मध्य पट के ठीक नीचे स्थित होता है और इसकी 2 पालियां यानी लोब्स होती है। यकृत पालिकाएं यकृत की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाइयां हैं, जिनके अंदर यकृत कोशिकाएं रज्जु की तरह व्यवस्थित रहती है। प्रत्येक पालिका संयोजी ऊतक की एक पतली परत से ढकी होती है, जिसे ग्लीसन कैप्सूल कहते हैं। यकृत की कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है, जो यकृत नलिका से होते हुए एक पतली पेशीय थैली पित्ताशय में सांद्रित एवं जमा होती है। पित्ताशय की नलिका यकृतीय नलिका से मिलकर एक मूल पित्त वाहिनी बनाती है। पित्ताशय नलिका एवं अग्नाशय नलिका दोनों मिलकर यकृत अग्नाशय वाहिनी द्वारा ग्रहणी में खुलती है, जो ऑडी अवरोधिनी से नियंत्रित होती है। अग्नाशय यू आकार के ग्रहण के बीच स्थित एक लंबी ग्रंथि है, जो बाह्य स्रावी और अंतःस्रावी दोनों ही ग्रंथियों की तरह कार्य करती है। बाह्य स्रावी भाग से क्षारीय अग्नाशयी स्राव निकलता है, जिसमें एंजाइम होते हैं, और अंतःस्रावी भाग में इंसुलिन और ग्लूकागॉन नामक हार्मोन का स्राव होता है। इस वीडियो में हमने सीखा परिचय और पाचन तंत्र। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे भोजन का पाचन। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय समाकलन के अनुप्रयोग का भाग 4 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारे पिछली वीडियो में पढ़ा था 2 वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल। आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में भी हम 2 वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ही पढ़ेंगे, क्योंकि इस शीर्षक के और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन्हें आपको जानना और समझना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। हमारा उदाहरण है AOBA प्रथम चतुर्थांश में दीर्घवृत्त 9x² + y² = 36 का एक भाग है, जिसमें OA बराबर 2 इकाई तथा OB बराबर 6 इकाई है। लघुचाप AB एवं जीवा AB के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को हम किस तरह से हल करते हैं। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होता है कि हमें हमारे प्रश्न में क्या इक्वेशन दी गई है। तो यहाँ पर हमें जो इक्वेशन दी गई है वो है 9x² + y² = 36। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा कि हमारा जो ये दीर्घवृत्त है वो कुछ इस प्रकार का बन रहा है। 9x² / 36 + y² / 36 = 1, जिसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ से मिल जाएगा x² / 4 + y² / 36 = 1। यहाँ से हमें मिल जाएगा x² / 2² + y² / 6² = 1 के रूप में। यानी कि इस दीर्घवृत्त में हमारा जो a है वो 2 इकाई है और जो b है वो 6 इकाई है। तो दोस्तों इसके बाद हम ज्ञात करेंगे जीवा AB का समीकरण। तो आइए देखते हैं कि जीवा AB का समीकरण हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों जीवा AB का समीकरण हम ज्ञात करेंगे y घटा 0 बराबर 6 घटा 0 बटे 0 घटा 2 गुने x घटा 2 को हल करके, जिसे आप और हल करेंगे तो यहाँ से आपको ये प्राप्त हो जाएगा y बराबर घटा 3 गुने x घटा 2, अर्थात y बराबर घटा 3x योग 6। इसके बाद आपका जो अगला कार्य होगा वो होगा कि इन दोनों की आकृति बनाना। पहला जो आपको दीर्घवृत्त प्राप्त हुआ है उसकी आकृति बनाना और दूसरा जो जीवा AB है उसको खींचना। तो दोस्तों जब आप इन दोनों की आकृति बना लेंगे तो आपको कुछ इस तरह की आकृति प्राप्त होगी और जिसका कि आप मध्यवर्ती क्षेत्र देखेंगे तो आपको कुछ ये वाला क्षेत्र प्राप्त होगा जो कि इन दोनों वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र है। आइए देखते हैं कि अब हम इसका क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों इस छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हम कुछ इस प्रकार से। a बराबर इंटीग्रेशन y dx, जहाँ x की लिमिट होगी 0 से लेकर 2 तक, प्लस इंटीग्रेशन y dx, जहाँ x की लिमिट होगी 2 से लेकर 6 तक। अब यहाँ पर हम फर्दर y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे अर्थात प्रतिस्थापित करेंगे। जब हम यहाँ पर y की वैल्यू पुट करेंगे दोस्तों तो यहाँ से हमें ये प्राप्त हो जाएगा a = 3 इंटीग्रेशन √4 - x² dx, जहाँ x की लिमिट होगी 0 से लेकर 2 तक, माइनस इंटीग्रेशन 6 - 3x dx, जहाँ x की लिमिट होगी 0 से लेकर 2 तक। अब इसे आप फर्दर इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसे सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल रहा है। तो इसे जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें ये मिल जाएगा a = 3 × x / 2 × √4² - x² + 4/2 sin इनवर्स x/2, जहाँ x की लिमिट होगी 0 से लेकर 2 तक, प्लस -6x - 3x² 2, जहाँ x की लिमिट होगी 0 से लेकर 2 तक, जिसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें ये मिल जाएगा x की लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद 3 × 2/2 √4² - 2² प्लस 4/2 sin इनवर्स 2/2 - 0 प्लस -6 × 2 - 3 × 2² 2 - 0, जिसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा a = 3 × 2 sin इनवर्स 1 - 12 - 12/2, जिसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा 3 × 2 × π/2 - 6। यानी कि आपको जो लघुचाप AB और जीवा AB के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल प्राप्त हो रहा है वो है 3π - 6। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न में आपने देखा कि किस तरह से आपने मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात किया है। सबसे पहले जो दीर्घवृत्त की समीकरण आपको दी गई है उससे आप प्राप्त करेंगे a और b का मान, फिर आप जीवा AB का मान ज्ञात करेंगे जिससे कि आपको एक और समीकरण प्राप्त होगा। फिर आप इनकी आकृति बनाएंगे और देखेंगे कि इनके मध्यवर्ती क्षेत्र कौन से हैं। फिर आप उनके मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा उदाहरण है, समाकलन का उपयोग करते हुए ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1 0, 2 2 एवं 3 1 है। तो आइए दोस्तों
अब हम ये सीखेंगे कि किस तरह से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं समाकलन का उपयोग करके। तो दोस्तों यहाँ पर हम मान ले रहे हैं कि हमारा जो शीर्ष है A0 वो A है, 2 जो है वो B है और 3 1 जो है वो C है, हमारे त्रिभुज ABC के शीर्ष। अब हमारा जो अगला कार्य होगा वो होगा कि इसे निरूपित करना। आइए देखते हैं कि जब हम इन बिंदुओं को निरूपित करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है। तो जब हम बिंदुओं को निरूपित करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार की आकृति प्राप्त हो रही है। तो आइए देखते हैं कि इस आकृति में हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों हमारे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमें प्राप्त होगा जब हम त्रिभुज ABD के क्षेत्रफल में समलंब चतुर्भुज BDEC का क्षेत्रफल जोड़ेंगे और फिर घटाएंगे त्रिभुज ACE का क्षेत्रफल। आइए देखते हैं, ये रहा त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल जिसमें हम जोड़ेंगे समलंब चतुर्भुज BDEC का क्षेत्रफल और घटाएंगे त्रिभुज ACE का क्षेत्रफल। तो हमें प्राप्त हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो दोस्तों अब हमारा जो अगला कार्य होगा वो होगा कि भुजाओं के समीकरण ज्ञात करना। भुजा AB, भुजा BC तथा भुजा AC के समीकरण को ज्ञात करना। तो भुजा के समीकरण हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो भुजा के समीकरण ज्ञात करना आप बहुत ही आसानी से ज्ञात कर पाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला का भी यूज करके या फिर जो लाइन की इक्वेशन होती है उसका प्रयोग करके। तो यहाँ से हमें हमारी भुजा AB का समीकरण प्राप्त हो जाएगा y बराबर 2 गुने x घटा 1। फिर हमें भुजा BC का समीकरण प्राप्त हो जाएगा y बराबर 4 घटा x। फिर हमें भुजा AC का समीकरण प्राप्त हो जाएगा y बराबर 1/2 गुने x घटा 1। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने भुजाओं के समीकरण ज्ञात किए। अब जब हमारे पास भुजा का समीकरण आ गया है तो चलिए अब हम इसके मान को प्रतिस्थापित करके ज्ञात करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ से हमारे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमें प्राप्त होगा इंटीग्रेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 dx, जहाँ x की लिमिट होगी 1 से लेकर 2 तक, प्लस इंटीग्रेशन 4 माइनस x dx, जहाँ x की लिमिट होगी 2 से लेकर 3 तक, माइनस इंटीग्रेशन x माइनस 1/2 dx, जहाँ x की लिमिट होगी 1 से लेकर 3 तक। अब इन इंटीग्रेशंस को सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही आसान बात है। चलिए अब हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे फर्दर तो यहाँ से हमें ये मिल जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स, जहाँ x की लिमिट होगी 1 से लेकर 2 तक, प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, जहाँ x की लिमिट होगी 2 से लेकर 3 तक, माइनस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स, जहाँ x की लिमिट होगी 1 से लेकर 3 तक। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके अपर और लोअर लिमिट की। तो जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें ये मिल जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 माइनस 1/2 माइनस 1, प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 3 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 2 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3 माइनस 1/2 माइनस 1। अब जब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से ये मिल जाएगा 3/2। तो यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन में ये सीखा कि किस तरह से हम इंटीग्रेशन का यूज करके हमारे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया है, जिसमें कि हमें उनका शीर्ष दिया गया था। तो इस प्रकार से हम प्रश्नों को हल करते हैं दोस्तों। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला उदाहरण है दो वृत्तों x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 एवं x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि अब हमें जो मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है उसके लिए हमें दो वृत्तों के इक्वेशंस दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले हमें जो इक्वेशंस दिए गए होते हैं उसका अच्छे से प्रयोग करना होता है। तो हमारे जो वृत्तों के समीकरण है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, जिसे हमने इक्वेशन 1 मान लिया है, और दूसरा इक्वेशन है हमारा x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, जिसे हमने इक्वेशन 2 मान लिया है। अब आपको यहाँ से पहले समीकरण से मिल जाएगा कि हमारा जो वृत्त है उसका केंद्र मूल बिंदु O पर है और उसकी त्रिज्या 2 इकाई है, और समीकरण 2 से हमें मिल जाएगा कि हमारा जो वृत्त है उसका केंद्र C2,0 है जिसकी त्रिज्या 2 इकाई है। तो अब जब हमारे पास
हमारे वृत्त की केंद्र, मूल बिंदु तथा त्रिज्या का मान आ गया है, तो चलिए इसकी आकृति बनाते हैं। तो दोस्तों, जब हम आकृति बनाएंगे तो हमें कुछ इस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि मूल बिंदु 0,0 पर है और 2,0 पर है, और इन दोनों वृत्तों का जो मध्यवर्ती क्षेत्र है वो कुछ ये है। आइए अब हम ज्ञात करते हैं a और a' का मान। तो a और a' का मान हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो ये हम प्राप्त करेंगे दोनों इक्वेशंस को हल करके। तो दोस्तों, जब हम दोनों इक्वेशंस को हल करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x - 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें ये मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसे हम और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें ये मिल जाएगा -4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, जिसे हम और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें x का मान मिल रहा है 1। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जब हमारा x 1 आया है तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी ±√3। तो यहाँ से हमारे पॉइंट a और a' की वैल्यू जो हमें मिली है वो है 1,√3 और 1,-√3। तो दोस्तों, हमारे दोनों वृत्तों के प्रतिच्छेदन बिंदु 1,3 तथा 1,-√3 है। अब जब ये आ गया है तो इसके बाद हम आसानी से इनके मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि वो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों, उसको ज्ञात करने के लिए हमने मध्यवर्ती क्षेत्र है उसे दो भाग में बांटा है, a और a' को ज्वाइन करके, जिससे कि हमें ये प्रतिच्छेद करते हुए प्राप्त हो रहे हैं D पर। तो इसके बाद हमारे वृत्तों के मध्यवर्ती क्षेत्र OACA' का अभिष्ट क्षेत्रफल प्राप्त हो रहा है हमें 2 गुने क्षेत्र ODCAO का क्षेत्रफल। तो दोस्तों, ODCAO का क्षेत्रफल क्या है? तो वो हो जाएगा इंटीग्रेशन y dx, जहाँ x की लिमिट होगी 0 से लेकर 1 तक, प्लस इंटीग्रेशन y dx, जहाँ x की लिमिट होगी 1 से लेकर 2 तक। अब जब हम मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो उसे हम 2 से गुना कर देंगे। 2 से गुना करने के बाद अब हम यहाँ पर y के मान को प्रतिस्थापित करेंगे। जब हम यहाँ पर y के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन √4 - x - 2 होल स्क्वायर dx, जहाँ x की लिमिट होगी 0 से लेकर 1 तक, प्लस इंटीग्रेशन √4 - x स्क्वायर dx, जहाँ x की लिमिट होगी 1 से लेकर 2 तक। अब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 मल्टीप्लाइड बाय x - 2 मल्टीप्लाइड बाय √4 - x - 2 होल स्क्वायर प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 4 साइन इनवर्स x - 2/2, जहाँ x की लिमिट होगी 0 से लेकर 1 तक, प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय √4 - x स्क्वायर प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 4 साइन इनवर्स x/2, जहाँ x की लिमिट होगी 1 से लेकर 2 तक। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे x की लिमिट सब्स्टिट्यूट करके। जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे दोस्तों तो यहाँ से हमें ये मिल जाएगा x - 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 - x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 साइन इनवर्स x - 2/2, जहाँ x की लिमिट होगी 0 से लेकर 1 तक, प्लस x मल्टीप्लाइड बाय √4 - x स्क्वायर प्लस 4 साइन इनवर्स x/2, जहाँ x की लिमिट होगी 1 से लेकर 2 तक। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, पहले 1 देन सब्ट्रैक्ट करेंगे x की वैल्यू 0 पुट करके। तो यहाँ पर अब हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है -√3 प्लस 4 साइन इनवर्स -1/2 -4 साइन इनवर्स -1 प्लस 4 साइन इनवर्स 1 -√3 -4 साइन इनवर्स 1/2, जिसे हम और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ये -√3 - 4 मल्टीप्लाइड बाय π/6 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय π/2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय π/2 -√3 - 4 मल्टीप्लाइड बाय π/6। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें ये मिल जाएगा -√3 - 2π/3 प्लस 2π प्लस 2π -√3 - 2π/3। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ से मिल जाता है 8π/3 - 2√3। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से हम दो वृत्तों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। आशा है कि आपको ये तीनों प्रश्न अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। इन तीनों प्रश्न पर आधारित प्रश्न आपको और भी
अपनी एनसीईआरटी पुस्तक में मिल जाएंगे, जिन्हें आप जरूर हल करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सीखा दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। हम हमारे अगले वीडियो में जानेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। धन्यवाद। मानव स्वास्थ्य और रोग। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रतिरक्षा और उनके प्रकार और लसिकाभ अंग। प्रतिरक्षा। आपने कभी सोचा है कि हम हर दिन कितने संक्रामक कारकों का सामना करते हैं? हर दिन एक मनुष्य का शरीर 100 से भी अधिक प्रकार के रोगजनक का सामना करता है, परंतु फिर भी हम हर दिन बीमार नहीं पड़ते हैं। कभी सोचा है क्यों? इसका जवाब है मनुष्य का प्रतिरक्षा तंत्र। पर प्रतिरक्षा परपोषी के रोग कारक जीवों से लड़ने की क्षमता है जो उसे प्रतिरक्षा तंत्र के कारण मिली है। उसे प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी कहते हैं। प्रतिरक्षा दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है सहज प्रतिरक्षा या इनेट इम्यूनिटी। यह प्रतिरक्षा का सबसे पहला कदम है। यह एक प्रकार का अविशिष्ट रक्षा है जो जन्म से मनुष्य में होता है। सहज प्रतिरक्षा हमारे शरीर में रामकारकों के प्रवेश के सामने विभिन्न प्रकार के रोध खड़ा करने से हासिल होता है। यह किसी भी रोगजनक में फर्क नहीं करता। सहज प्रतिरक्षा में 4 प्रकार के रोध होते हैं। सबसे पहले आता है शारीरिक रोध या फिजिकल बैरियर। त्वचा प्रथम रोध है जो सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकता है। श्वसन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल लाइनिंग के एपिथेलियम का श्लेष्म आलेप शरीर में घुसने वाले रोगाणुओं को रोकता है। कायकीय रोध या फिजियोलॉजिकल बैरियर। लाइसोसोम आंखों के आंसू में और आमाशय में आम्ल ये शरीर के रोगाणुओं से हमें बचाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल पाथ के माइक्रोफ्लोरा भी रोगजनक को बढ़ने का मौका नहीं देते। कोशिकीय रोध या सेल्यूलर बैरियर। रक्त में कई प्रकार के श्वेताणु या WBC होते हैं जो कोशिकीय रोग में प्रमुख होते हैं। सहज प्रतिरक्षा में मदद करने वाले श्वेताणुओं को फैगोसाइट्स कहते हैं। सबसे पहले है न्यूट्रोफिल्स जो चोट लगने पर उस स्थान पर पहुंचते हैं रक्त द्वारा और फिर यह धमनियों से निकलकर, जिसे हम डायपेटिसिस कहते हैं, वह रोगाणुओं तक पहुंचते हैं। रोगाणुओं तक पहुंचकर उसका भक्षण कर खुद मर जाते हैं, जिससे पस का उत्पादन होता है। दूसरा है बृहद्भक्षकाणु जो किसी भी प्रकार के रोगाणुओं का भक्षण कर सकता है। रक्त में इनकी मात्रा न्यूट्रोफिल्स की मात्रा से काफी कम होती है। इसकी मृत्यु करीब 100 रोगाणुओं का खात्मा करके होता है। बृहद्भक्षकाणु कैंसर कोशिकाओं को भी मारने की कोशिश करता है। तीसरा है प्राकृतिक मारक सेल्स जो रोगाणुओं को स्कैन करते हैं और जिस रोगाणु में उनमें खतरा मिलता है वह उनके खिलाफ एंटीबॉडी बनाकर उन्हें खत्म कर देते हैं। प्रतिरक्षा का दूसरा प्रकार है उपार्जित प्रतिरक्षा। यह प्रतिरक्षा जन्म से मनुष्य में नहीं होता। एक मनुष्य अपने जीवन काल में यह प्रतिरक्षा उपार्जित करता है। जो रोग मनुष्य में एक बार हो चुका है, उपार्जित प्रतिरक्षा इसकी स्मृति रखकर मनुष्य को दूसरी बार इसी रोग से प्रतिरोध करने में मदद करता है। यह रोगजनक विशिष्ट है। यह प्रतिरक्षा हमारे रक्त में मौजूद 2 प्रकार के लसिकाणु से होता है। पहला टी लसिकाणु जो रोगजनक के प्रभाव पड़ने के बाद काम करते हैं, इसीलिए उसे कोशिकीय माध्यित प्रतिरक्षा कहते हैं। दूसरा है बी लसिकाणु जो रोगजनक के प्रभाव पड़ने से पहले काम करते हैं, इसे तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया कहते हैं। अब टी लसिकाणु के कुछ खास प्रकार होते हैं, जैसे कि सहायक टी सेल्स 2 प्रकार के लसिकाणु बनाते हैं। इफेक्टर टी सेल्स जो दूसरे लसिकाणु को रोगजनक की जानकारी देता है, जो शरीर के प्रति बेहतर प्रतिरोध करने में मदद करता है। दूसरा है मेमोरी टी सेल्स जो रोगजनक के एंटीजन को याद रख उपार्जित प्रतिरक्षा में मदद करता है। कभी कभी कुछ लसिकाणु रोगजनकों से लड़ते हुए नष्ट हो जाते हैं। तब आते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स
जो इन्हें मार देते हैं और खत्म कर देते हैं। अब बी लसिकानु कैसे लड़ते हैं? यह हमारे रक्त में प्रोटीनों की सेना उत्पन्न करते हैं ताकि वे रोगजनक से लड़ सके। इन प्रतिरक्षी प्रोटीन को एंटीबॉडीज कहते हैं या प्रतिरक्षा अणु भी कहा जा सकता है। एंटीबॉडी दूसरे मैक्रोफेज या बृहदभक्षकाणु को मारने का संकेत देते हैं। मेमरी बी लसिकाणु और टी लसिकाणु रोगजनक के एंटीजन को याद रखकर उपार्जित प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। सहज प्रतिरक्षा हमारे शरीर में तुरंत काम करता है, परंतु जब रोगजनक शरीर को ज्यादा हानि पहुंचा देता है तब उपार्जित प्रतिरक्षा प्रतिरोध में मदद करता है। उपार्जित प्रतिरक्षा में कई दिन लग जाते हैं। अब बात करते हैं प्राकृतिक प्रतिरक्षा के बारे में। जब मनुष्य में प्रतिजन या एंटीजन प्राकृतिक तौर पर प्रवेश करता है तो उसके खिलाफ जो प्रतिरक्षा होता है उसे प्राकृतिक प्रतिरक्षा कहते हैं। प्राकृतिक प्रतिरक्षा दो प्रकार के होते हैं, सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। जब हमारा शरीर अलग अलग प्रकार के रोगजनक के संक्रमण में आता है तब सक्रिय प्रतिरक्षा किस प्रकार काम करता है? सक्रिय प्रतिरक्षा में इन रोगजनक के खिलाफ दो सबसे महत्वपूर्ण कोशिकाएं टी लसिकाणु और बी लसिकाणु प्रतिजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाकर रोगजनक को नष्ट कर देते हैं। अब निष्क्रिय प्रतिरक्षा कैसे होती है? निष्क्रिय प्रतिरक्षा में शरीर के लसिकाणुओं को एंटीबॉडी बनाने की जरूरत नहीं होती। प्रतिजन के खिलाफ शरीर में पहले से ही एंटीबॉडी होती है। नवजात शिशु में निष्क्रिय प्रतिरक्षा अहम होता है। एंटीबॉडीज माता के दुग्ध श्रवण में पीयूष या कोलेस्ट्रॉम से आता है। अब कृत्रिम प्रतिरक्षा। जब मनुष्य में प्रतिजन का किसी माध्यम से प्रवेश करवाया जाए तो उसके खिलाफ जो प्रतिक्रिया होती है उसे कृत्रिम प्रतिरक्षा कहा जाता है। इसका उदाहरण है टीकाकरण या वैक्सीनेशन। प्रतिजन के प्रवेश पर रक्त में मौजूद लिम्फोसाइट्स या बी लसिकाणु उनके विरुद्ध एंटीबॉडी बनाते हैं जिससे कि एंटीबॉडी एंटीजन प्रतिक्रिया होती है। इसे प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया या इम्यून रिस्पॉन्स कहा जाता है। टीकाकरण में निष्क्रिय या दुर्बल रोगजनक के प्रतिजन को निर्मित शरीर में प्रवेश कराया जाता है। इन प्रतिजन के विरुद्ध प्रतिरक्षियां एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया प्रभावित करते हैं। इस प्रतिक्रिया को मेमोरी बी और टी सेल्स याद रखते हैं। इस प्रक्रिया को प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया कहते हैं। अब मनुष्य के जीवन काल में अगर किसी रोग के प्रतिजन से संक्रमण हो जिसका उस व्यक्ति ने पहले से ही टीका ले लिया है तब वह व्यक्ति उस रोग से संक्रमण से आसानी से बच सकता है क्योंकि मेमोरी बी और टी सेल्स रोगजनक को जल्दी पहचान लेते हैं और प्रतिरक्षियों के भारी उत्पादन से हमलावर को हरा देती है। इसे द्वितीय प्रतिरक्षा अनुक्रिया कहते हैं। एलर्जी। एलर्जी स्व प्रतिरक्षा पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अंतर्रंजित अनुक्रिया एलर्जी कहलाती है। एलर्जी मास्ट कोशिकाओं से हिस्टामिन और सेरोटोनिन जैसे रसायनों के निकलने के कारण होती है। किसी भी जीवाणु के संक्रमण में आने से हमारा प्रतिरक्षा तंत्र बी लसिकाणु को संदेश देता है जो IgE प्रतिरक्षा अणु एंटीबॉडी को खून में छोड़ देता है जो इस रोगाणु के प्रति हानिकारक होता है। IgE एंटीबॉडी फिर रक्त के द्वारा मास्ट सेल्स को जाके सक्रिय करते हैं। मास्ट सेल्स इसके प्रति हिस्टामिन का उत्पादन करते हैं। हिस्टामिन की मात्रा बढ़ने पर शरीर की धमनियों में रिसाव आने लगता है जिससे न्यूट्रोफिल्स धमनियों से निकलकर रोगाणु से लड़ते हैं।
परंतु कभी-कभी मनुष्य का शरीर अहानिकारक चीजों को रोगजनक समझ लेता है और यह पूरी प्रतिक्रिया सिर्फ सामान्य वस्तु के खिलाफ होती है। इसे एलर्जी कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति ऐसे प्रतिरक्षित अनुक्रिया होती है उन्हें एलर्जन कहलाते हैं। एलर्जी के लक्षण में आते हैं छींकना, पनीली आंखें, बहती नाक, सूजन, खुजली, डायरिया या सांस लेने में कठिनाई। परंतु कभी कभी एलर्जी जानलेवा हो जाती है। इसे हम एनाफिलैक्सिस कहते हैं। एनाफिलैक्टिक शॉक के दौरान श्वसन पथ में सूजन हो जाती है जिसके कारण सांस लेने में बाधा होती है। साथ में रक्तचाप में गिरावट होने लगती है, इसलिए यह जानलेवा हो सकती है। प्रतिहिस्टामिन एलर्जी को रोकने में मदद करती है। स्टेरॉइड भी एलर्जी को रोक सकता है। एनाफिलैक्सिस में एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन शॉट देना आवश्यक है क्योंकि इससे रक्तचाप बढ़ता है और सांस लेने में सुविधा होती है। स्वप्रतिरक्षा। स्मृति उपार्जित प्रतिरक्षा अपनी कोशिकाओं और विजातीय जीवों के बीच फर्क कर सकता है। आनुवांशिक और अज्ञात कारणों से शरीर अपनी कोशिकाओं पर हमला कर देती है। इसके फलस्वरूप शरीर को क्षति पहुंचती है और इसे स्वप्रतिरक्षा रोग कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस या MS, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लूपस और वेगनर्स ग्रैन्युलोमाटोसिस। लसिकाभ अंग। जिन अंगों में लसिकानों की उत्पत्ति और परिपक्वन या मैच्योरेशन और प्रचुरोद्भवन या प्रोलिफरेशन होता है उन्हें हम लसिकाभ अंग कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले प्राथमिक लसिकाभ अंग। यहाँ अपरिपक्व या इमैच्योर लसिकानु प्रतिजन संवेदनशील में विभाजित होते हैं। आसान शब्दों में यहाँ लसिकानों का परिपक्वन होता है। इनके उदाहरण है अस्थिमज्जा और थाइमस। दूसरा होता है द्वितीय लसिकाभ अंग। यहाँ लसिकानुओं की प्रतिजन के साथ पारस्परिक क्रिया होती है जो बाद में प्रचुर संख्या में उत्पन्न होकर प्रभावी कोशिकाएं बन जाती हैं। इनके उदाहरण है कुछ इस प्रकार: प्लीहा, लसिका ग्रंथियां, टॉन्सिल, क्षुदांत्र के पेयर पैच और परिशेषिका। अस्थिमज्जा मुख्य लसिकाभ अंग है जहां लसिकानु समेत सभी रुधिर कोशिकाएं उत्पन्न होती है। यह श्वेताणु के मैच्योरेशन के लिए सूक्ष्म पर्यावरण मुहैया करता है। थाइमस जन्म के समय अस्थिमज्जा से भी ज्यादा मुख्य होता है। यह जहां टी लक्षाणु का परिपक्वन होता है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ थाइमस का आकार घटता रहता है और यौन अवस्था में थाइमस की जगह अस्थिमज्जा मुख्य लसिकाभ अंग बन जाता है। प्लीहा में सूक्ष्म जीवों को फंसाकर फिल्टर के रूप में काम करता है। इसमें मुख्य रूप से लसिकानु और भक्षकानु होते हैं। लसिका ग्रंथियां छोटे ठोस संरचनाएं होती है जो लसिका तंत्र पर भिन्न भिन्न स्थलों पर स्थित हैं, जो सूक्ष्म जीव या दूसरे प्रतिजन लसिका और ऊतक तरल में आ जाते हैं। लसिका ग्रंथियां उन्हें फांस लेती है। लसिका ग्रंथियों में फंसे प्रतिजन वहां मौजूद लसिकानुओं के संक्रियण और प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी है। तो फिर हम लोगों ने इस वीडियो में क्या क्या सीखा? सबसे पहले शरीर अपनी प्रतिरक्षा कैसे करता है, और दूसरा शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र और विभिन्न लसिका अंग के बारे में हमने पढ़ा। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे एड्स और कैंसर के बारे में। अब के लिए धन्यवाद।